केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल जो अपने फर्स्ट लेसन था ऑरिजिन ऑफ अर्थ वो कंप्लीट हो गया था। आज जो अपना सेकंड लेसन है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो पृथ्वी है उसकी जो आंतरिक संरचना है, उसकी जो जानकारी के जो प्रमुख रूप से स्रोत है उसको अपन 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसको अपन अप्राकृतिक स्रोत के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष स्रोत, जिसको प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। तीसरा है जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसकी जो प्रमाणिकता है उसको लेकर पढ़ेंगे। तो पहला जो है अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत घनत्व है, डेंसिटी है, सेकंड दबाव प्रेशर है, तीसरा तापमान या टेम्परेचर है। आज अपन जो इस क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, वैसे अपन देखते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो देखने को तो ठोस लगता है और वास्तव में ठोस भी है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके आधार पर अपन ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में भी क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। बट वास्तविक रूप में अगर देखते हैं तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस ही है। उसके अलावा जो पृथ्वी है उसके अंदर जो ऊष्मा है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन सी विधियों से होती है, ये जो पूरा का पूरा चर्चा का जो विषय है वो आज अपन इस क्लास के माध्यम से उसको पढ़ेंगे। तो पहले अपन बात करेंगे घनत्व की, करेंगे किसकी करेंगे, डेंसिटी की। ये जो घनत्व है वो क्या चीज़ है, तो अपन देखते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है विभिन्न प्रकार के खनिजों, विभिन्न प्रकार की धातुओं, विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग में जाओगे तो उसके जो तत्व हैं, उसके जो पदार्थ है, उसके अंदर अलग अलग संरचना है वो अपने देखने को मिलती है। यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें विभिन्न प्रकार के जो खनिज है वो कोई भारी खनिज है, कोई हल्का खनिज है, कोई मध्यम प्रकार का भी है। तो अभी यहाँ पे जो अपने मुख्य रूप से अपन डेंसिटी की बात करेंगे तो पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, मतलब फर्स्ट जो अगर अपन लेयर के अनुसार पढ़ते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग को, परत के अनुसार पढ़ते हैं, तो ऊपरी जो भाग है पृथ्वी का, यानी जैसे जैसे अपन केंद्र से पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो मान लिया कि 6371 किलोमीटर का है। अब पृथ्वी के ऊपरी भाग की अगर घनत्व की बात की जाएगी तो वो 3 GCm³ है, यानी ग्राम घन सेंटीमीटर है ऊपरी भाग का। उससे थोड़ा अंदर की ओर जाओगे और उसका जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी का पाँच 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हो जिसको अपन कहते हैं कोर वाला भाग है, उसका जो घनत्व है ग्यारह देखने को मिलता है। अब अपन ये देखते हैं कि कहीं पे 3 भी हैं, कहीं पे 5.5 भी है, कहीं पे 3.5 भी है, कहीं पे 11 भी है।
ये विभिन्न प्रकार का जो घनत्व है वो क्यों है? तो एक सीधी सी बात है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों, विभिन्न प्रकार के धातुओं से मिलकर बना, इसलिए उसका जो घनत्व है उसमें भी क्या पाया जाता है? अंतर देखने को मिलता है। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपरी परत है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी आवरण है, वो मुख्य रूप से पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी जो परत है वो अवसादी या परतदार सेलों से मिलकर बनी हुई है, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो ये जो परत है वो उससे जो ये पृथ्वी का ऊपरी भाग बना हुआ उसका घनत्व कम है। जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाओगे तो उसका जो घनत्व है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब घनत्व ये अंदर क्यों है पृथ्वी के आंतरिक भाग में 11? क्योंकि पृथ्वी का जो कोर है वो भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ है। जिसमें निकेल और लोहा ऐसे अगर भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ है तो सीधी सी बात है कि उस भाग का जो घनत्व होगा क्या होगा? ज़्यादा है। इसीलिए अपन कहते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो कितना पाया जाता है? 11। क्यों? क्योंकि वो किससे निर्मित है? भारी पदार्थों से निर्मित है। और जो हल्के पदार्थों से निर्मित होगा तो उसका घनत्व क्या होगा? कम है, क्योंकि ये तो अवसाद से निर्मित है। अवसाद का मतलब जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं उससे जो मिलकर जो चट्टानें बनती है उसको अपन अवसादी बोलते हैं। तो उसका तो जो घनत्व है ऑब्वियसली क्या होगा? कम होगा। इसलिए ऊपरी भाग है पृथ्वी का, उसका घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अतः ये बात प्रमाणित होती है कि पृथ्वी का जो अंतरतम कोर है उसका घनत्व क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि ये भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये घनत्व का मतलब होता है उसका जो भार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? यानी प्रति ग्राम के अंदर 1 ग्राम मोटाई, 1 ग्राम उसकी लंबाई, 1 ग्राम चौड़ाई के अंदर उसका जो भार होगा प्रति घन के अंदर अपन कह सकते हैं वो उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो अब इसका जो घनत्व है पृथ्वी के आंतरिक भाग का वो अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं उससे मिलकर ये जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो बना हुआ है। इसलिए इसके जो आंतरिक भाग है उसके अंदर जो घनत्व में भी क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। अब देखिए सेकंड नंबर पे अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दबाव को लेकर। किसको लेकर पढ़ेंगे? प्रेशर। ये जो दबाव है वो क्या होता है? प्रेशर क्या होगा? तो देखिए पृथ्वी का जो कोर है या जो अंतरतम भाग है का अधिक घनत्व का जो प्रमुख कारण होगा, मान लिया कि ये जो भाग है कोर वाला भाग है पृथ्वी का, अब इसका जो घनत्व अधिक है तो वो क्यों है? कारण है कि ये ऊपरी जो भाग है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे दबाव लगेगा। क्या लगेगा? दबाव। अब जितना क्या होगा? भार ज़्यादा होगा, उसका घनत्व उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व अधिक है उसके पीछे का जो कारण है वो ये बताया जाता है कि ऊपरी जो भार होता है, ऊपरी जो दबाव होता है उसकी वजह से उसका घनत्व क्या है? ज़्यादा है। अगर इसके अनुसार अपन माना जाएगा तो ऊपरी देखो ये जो परत है जितना क्या होगा? भार ज़्यादा होगा,
आंतरिक वाले भाग होगा उसका क्या घनत्व होगा, वो ज़्यादा होगा। इसीलिए अपन कहते हैं इस भाग का जो घनत्व है वो अपन को 11 देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर आते हो तो ये 3 भी है। अब ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि ऊपरी वाले भाग में सीधी सी बात है, क्या भार है, कम लगेगा तो उसका घनत्व कम होगा। जैसे जैसे आंतरिक भाग की ओर जाओगे उसका भार है वो बढ़ता जाएगा। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसका अधिक घनत्व का कारण है ऊपरी जो भार होगा उस वजह से होगा। तो देखिए जो सेलों का जो घनत्व है भी बढ़ता जाता है। अब पृथ्वी के जो कोर है, कोर का मतलब ये जो भाग है उसके अधिक घनत्व हैं, वो उसके अत्यधिक दबाव के कारण ही है। यानी पृथ्वी के केंद्रीय भाग का अधिक घनत्व है तो उसके पीछे का क्या कारण, ऊपरी जो भार लगता है उसकी वजह से है। लेकिन वर्तमान में अगर ये देखा जाएगा तो ये बात तो अपन ये मान ली कि ऊपरी जो भार ज़्यादा होगा उसकी वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन ये सेलें होती है जिसका इनके ऊपर भार लगता है, इन सेलों का जो दबाव लगेगा, चट्टानों का जो दबाव लगेगा, तो सेलों के अंदर वर्तमान के आधार पर ये एक नई जो तथ्य है वो निकल के आ रहा है कि सेल होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है। सेलों के अंदर एक निश्चित सीमा होती है। लिमिट, सेल के अंदर जो एक सीमा, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद चाहे आप ऊपर से कितना भी दबाव लगाओगे तब भी उसका जो घनत्व है वो नहीं बढ़ सकता। यानी एक सीमा होगी, जैसे मान लिया कि ये एक निश्चित सीमा है, इसके ऊपर कुछ ऐसी चट्टानें होती है कि इस सीमा के बाद आप चाहे ऊपर से कितना भी प्रेशर लगाओ, कितना भी भार डालोगे तब भी उसका घनत्व नहीं बढ़ेगा। अब इस बात को अगर ये माना जाए कि ऊपर चट्टानों के अंदर जो एक निश्चित सीमा होती है उसके बाद ऊपर के चाहे कितना भी भार है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो अपन देखिए तो वो एक चीज़ निकल के आती है। तो फिर जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसका घनत्व अधिक क्यों है? क्योंकि एक लिमिट मान लिया कि जो चट्टान है उसकी एक लिमिट है कि उसके भार के बाद आप कितना भी भार लगाओगे, कितना भी प्रेशर लगाओगे तब भी उसका घनत्व नहीं बढ़ेगा। तो फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो 11 है, या जो सबसे अधिक है वो क्यों है? तो एक बात यहाँ पे जो नए जो तथ्य हैं वो निकल के आते हैं, ये प्रमाणिकता साबित करती है कि कोर का जो अधिक घनत्व है वो दबाव के कारण नहीं है। यानी जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो ऊपरी जो दबाव है उसकी वजह से उसका घनत्व अधिक है। लेकिन जो नई थ्योरी है वो ये कहती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो अधिक दबाव से नहीं होकर स्वयं जो कोर है, ये खुद जो कोर वाला भाग है वो भारी धातुओं से मिलकर ही बना हुआ है। अब वो भारी धातुएं कोई भी हो सकती है, लेकिन पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, इंटीरियर जो कोर है, वो मुख्य रूप से 2 धातुओं से निर्मित है। यानी इसके अलग अलग कोई भी धातु हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब होगा कि वो भारी धातुओं से मिले, क्योंकि पहले की प्रमाणिकता ये थी कि जो ऊपरी दबाव है उसकी वजह से घनत्व अधिक है। लेकिन वर्तमान में जो सिद्धांत है वो ये कहता है, तथ्य ये कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो ऊपरी दबाव से नहीं होकर जो स्वयं जो कोर है वो भारी धातुओं से निर्मित है। अब इन भारी धातुओं के अंदर बात की जाएगी दो है। फर्स्ट आती है निकल, दूसरा आता है लोहा फेरियस। तो ये दोनों से जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कोर है वो बना हुआ है, इसीलिए उसका घनत्व क्या है वो अधिक पाया जाता है। जैसे अपने देखिए जो स्वेस महोदय हैं जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अपनी जो सिद्धांत दिया उसमें 3 प्रकार की परतें बताई है।
ये 3 परत है, सियाल, सीमा, निफ है। अब देखो जो तीसरी परत है स्विस के अनुसार वो निफ से यानी निकिल और फेरिस से मिलकर बने होने के कारण ही उसका नाम क्या पड़ा है, निफ। तो सीधी सी बात की जाएगी कि इसका जो घनत्व वो अधिक होगा क्योंकि ये भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए अपन कहते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अधिक घनत्व का जो कारण दिया जाएगा वो ये कारण दिया जाएगा कि वो भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ है। अब दूसरी बात ये भी है कि पृथ्वी की जो चुंबकीय दिशा है उसको भी ये प्रमाणित करता है, यानी जो निकल तथा फेरस है या जो लोहा है वो पृथ्वी में जो चुंबकीय दिशा है, जो मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है उसको भी ये क्या करता है, एक प्रकार का प्रमाणिकता प्रदान करता है। और क्योंकि जो निकल जो लोहा है वो प्रधान चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो अपने का मैग्नेटिक मेटल है वो होते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे होते हैं जो मैग्नेट होता है उसको क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसलिए ये प्रधान जो चुंबकीय पदार्थ है वो भी ये प्रमाणिकता करते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वो इस प्रकार के जो पदार्थ है, जो निकल तथा फेरिस है, जो बाहरी धातु है उससे मिलकर बना हुआ है, तो उसकी चुंबकीय दिशा है उसको भी वो क्या करता है, प्रमाणित करता है। तीसरा जो अपना जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उसके अंदर जो बिंदु आएगा वो टेम्परेचर आएगा। क्या आएगा, टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित, उसको अपन समझने के लिए एक साधारण सा अपन ये कह सकते हैं एक फॉर्मूला है, एक कैलकुलेट करने का एक तरीका है। तो देखिए यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग से अगर अपन आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो उसके जो टेम्परेचर के बढ़ने की जो दर होती है जिसको सामान्य वृद्धि दर बोलते हैं, नॉर्मल ग्रोथ रेट बोलते हैं, जो NGR है नॉर्मल ग्रोथ रेट है पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग के ओर जाने पर, तो वो प्रति 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बढ़ता है। ये एक प्रकार का इसके कैलकुलेट करने का एक तरीका है। कहने का मतलब अपने ऊपरी भाग से आंतरिक भाग में जाओगे पृथ्वी के तो टेम्परेचर वो बढ़ेगा 1 डिग्री, लेकिन वो कितने हिसाब से बढ़ेगा, 32 मीटर बराबर 1 डिग्री के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। अब देखिए जब इस थ्योरी को अगर मान लिया जाए कि 32 मीटर बराबर 1 डिग्री के हिसाब से टेम्परेचर में अगर ग्रोथ होती है, तो आज तक अपन देखते हैं कि जो 8 किलोमीटर का दायरा है ऊपरी भाग से लगाकर ये कोर तक का, मान लिया कि ये पृथ्वी का ऊपरी छोर है, यहाँ से अगर ये 8 किलोमीटर का दायरा है, वहाँ तक भी तापमान का अभी तक पता नहीं लगाया गया है। यानी सिर्फ पृथ्वी के अगर अपन इस भाग की बात करेंगे तो ये तो कितनी है, 6371 किलोमीटर है पूरा एरिया, लेकिन 8 किलोमीटर का जो दायरा है उसके केंद्र से, पृथ्वी के केंद्रीय भाग से 8 किलोमीटर तक भी जो तापमान है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है। तो 6371 किलोमीटर तो काफ़ी बहुत बड़ी बात हो गई। तो देखिए फिर भी अपने कहते हैं कि भी ये जो टेम्परेचर है उसका कैलकुलेशन है वो किस दर से किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा। तो एक बात है कि ये जो वृद्धि की दर है इसको अपन क्या बोलते हैं, सामान्य वृद्धि दर बोलेंगे, नॉर्मल ग्रोथ रेट बोलेंगे, जो 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से होती है। अगर इस हिसाब से एक थोड़ा अनुमान लगाया जाएगा मोटे तौर पे, तो मान लिया कि अगर इस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर अपन ये कह सकते हैं
कि आप 2900 किलोमीटर की गहराई पे जाओगे तो वो टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर इस हिसाब से सामान्य वृद्धि दर है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाएगा टेम्परेचर का, तो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और इस स्थिति में पृथ्वी ठोस रूप में या सॉलिड रूप में वो कभी भी नहीं रह सकती है, वो या तो लिक्विड रूप में ही रह सकती है। जबकि वास्तव में अपन देखते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है या जो आंतरिक भाग है वो ठोस रूप में पाया जाता है। तो ये कम या ज़्यादा एक क्यों है, तो वहाँ पे एक सिद्धांत ये आता है कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग में जाते हो तो तापमान की जो वृद्धि की दर है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो तापमान है वो बहुत ही मतलब 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हिसाब से बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप और गहराई की ओर जाओगे, आंतरिक भाग की ओर जाओगे पृथ्वी में, तो तापमान की जो वृद्धि की दर है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए अपन देखते हैं कि 2900 किलोमीटर की गहराई पे जो टेम्परेचर 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था, वो वास्तव में अगर कैलकुलेशन किया जाएगा तो 2900 किलोमीटर की गहराई पे तापमान सिर्फ कितना देखने को मिलता है, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड ही देखने को मिलता है। तो एक बात यहाँ पे ये और क्लियर होती है कि आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में जो वृद्धि की दर है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब देखिए जो तापमान की जो वृद्धि दर की जो गणना की जाती है वो भूताप ग्राफ के माध्यम से की जाती है। जो ये टेम्परेचर की जो गणना की जाती है तापमान की, जियोथर्म्स ग्राफ्स के माध्यम से की जाए। कहने का मतलब ये जो अभी मैंने अपने कैलकुलेशन की थी कि 2900 पे ये होगा 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, तो ये जो कैलकुलेशन की जाती है वो जियोथर्म्स ग्राफ के माध्यम से की जाती है। अब देखिए एक उदाहरण के तौर पे ये देखते हैं कि जो विवर्तनिक दृष्टि से यानी टेक्टोनिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा ये दो प्रकार के एरिया है। मान लिया कि एक तो टेक्नोलॉजी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी दृष्टि से काफ़ी एक्टिव है, दूसरा है वो स्टेबल है, स्थिर या डीएक्टिवेट है। अगर मान लिया कि जो विवर्तनिक दृष्टि से अगर सक्रिय क्षेत्र है, जैसे मान लिया कि एक उदाहरण है यूएसए के अंदर बेसिन एंड रीज प्रोविजंस, बेसिन एंड रीज प्रोविंस जो यूएसए का जो नॉर्थ और जो वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे अगर उसकी बात की जाएगी, ये जो एरिया है वो विवर्तनिक दृष्टि से काफ़ी एक्टिव है। यहाँ पे अगर मान लिया कि अगर ये अपन देखते हैं कि 40 किलोमीटर आंतरिक भाग में जाते हो तो आपको जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये एक्टिव एरिया है। दूसरी तरह से का वही एरिया है जो एक प्रकार का स्थिर या डीएक्टिवेट है विवर्तनिक दृष्टि से या टेक्टोनिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी दृष्टि से देखा जाएगा
जो एक्टिव है वहाँ पे तो 40 किलोमीटर पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन जो स्थिर होगा वहाँ पे 40 किलोमीटर ही होगा, लेकिन टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, उसका बिल्कुल आधा हो जाएगा। लगभग कितना रहता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो अब देखिए एरिया दोनों 40 किलोमीटर ही कई है, एक में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, एक में 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो डिफरेंस है वो एक एक्टिव की वजह से है, दूसरा स्थिर की वजह से। तो ज्वालामुखी भूकंप जैसी कोई जो क्रिया है वो ज़्यादा होगी तो वो एक्टिव होगा, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा। और जो इस प्रकार का शांत एरिया रहेगा वहाँ पे टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये दोनों पर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए यदि अपन गहराई के साथ तापमान में सामान्य जो वृद्धि दर है, जो NGR है, नॉर्मल ग्रोथ रेट है, उसकी अगर बात की जाएगी तो अगर NGR के आधार पर देखा जाएगा तो ये जो कैलकुलेशन होगा 2900 किलोमीटर की गहराई पर वो कितना हो जाएगा, 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा कि 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से, परंतु इस दशा में तो जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वही क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, यानी एक प्रकार का लिक्विड हो जाएगा। फिर बात ये आती है, तो इसका जो प्रमुख कारण है, ऊपरी जो भाग है पृथ्वी का, उसका टेम्परेचर 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाओगे तो वो कम होता जाता है। ऐसा क्या कारण है कि ऊपरी भाग में टेम्परेचर ज़्यादा है और आंतरिक भाग में टेम्परेचर है वो कम होता जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो उसका जो प्रमुख कारण है ऊपरी भाग में अधिक तापमान का अब जो ये अधिक है तापमान है पृथ्वी के ऊपरी भाग में, तो पृथ्वी का जो ऊपरी एरिया है वहाँ पे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है, रेडियो सक्रिय पदार्थ जिसको बोलेंगे हिंदी में, तत्व भी बोल सकते हैं पदार्थ, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसके अंदर अपन देखते हैं एक तो यूरेनियम आता है, थोरियम आता है, TH, पोटेशियम आता है, के। अब ये तीनों प्रकार के जो एलिमेंट्स है, यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम, ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये जो ऐसे तत्व है जिसका तापमान अधिक है, अब जैसे जैसे गहराई की ओर जाओगे तो यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे जो एलिमेंट्स है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब जब ये ऐसे तत्व हैं जो ज़्यादा एनर्जी रिएक्ट करते हैं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है, अब जब इन तत्वों की प्रधानता जहाँ पे भी होगी पृथ्वी के जिस भी भाग में, वहाँ का टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या रहेगा, ज़्यादा। जैसे जहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार के एलिमेंट्स है उसकी क्या रहेगी, कमी रहेगी या बहुत कम मात्रा में होगी, तो सीधी सी बात है उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हो तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है वो कम पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी के ऊपरी भाग में तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और आंतरिक भाग में क्या रहेगा, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इसी आधार पर अपन ये गणना कर सकते हैं कि जो 2900 किलोमीटर की गहराई पे
25,000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान का जो अपन अनुमान लगा रहे थे 32 मीटर बराबर 1 डिग्री के हिसाब से, वो इतना नहीं होकर सिर्फ कितना रहता है 2900 किलोमीटर की गहराई पे 3700 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। कितना रहता है? और अपन पृथ्वी का और आंतरिक भाग की अगर गहराई में जाते हो 2900 किलोमीटर से भी आंतरिक भाग में, 5150 किलोमीटर की गहराई पे उसका अगर कैलकुलेशन किया जाएगा तो ये टेम्परेचर कितना होता है 4300 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। कितना रहता है? तो अपन कहते हैं कि जो एक नॉर्मल जो ग्रोथ रेट होती है उसके हिसाब से पृथ्वी के आंतरिक भाग का अगर कैलकुलेशन किया जाएगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऊपरी भाग में जो इस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उसकी प्रधानता होती है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। आंतरिक भाग में जाने पर इस प्रकार के एलिमेंट्स है उसकी क्या रहती है, कमी रहती है, इसलिए उसका टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता जाता है। अब देखिए, ये तो अपन ने घनत्व है, दबाव है, तापमान है, उसको देख लिया तीनों को। अब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, उसका जनन है वो किस प्रकार से रहता है, उसके बाद जनन के बाद उसका जो ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, वो किस प्रकार से होगा। तो अब अपन जो पढ़ेंगे वो पृथ्वी में ऊष्मा का जनन तथा स्थानांतरण है, उसको पढ़ेंगे। पृथ्वी में ऊष्मा का जनन एवं स्थानांतरण, ट्रांसफर। तो जो हीट होगी वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है और किस प्रकार से उसका स्थानांतरण होता है या गमन होता है। तो देखिए, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें जो ऊष्मा का जो जनन होता है वो दो तरीकों से होता है। एक तो होता है रेडियो एक्टिव तत्वों से, दूसरा होता है जो ग्रेविटी फोर्स होता है, गुरुत्वीय बल, उसका जो तापमान है वो ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। तो पहला जो आता है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों से होता है। दूसरा रहता है गुरुत्वीय बल। अब जो ये जो ग्रेविटी फोर्स है और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उन दोनों की वजह से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें किसका जन्म होता है, हीट का, ऊष्मा का। अब देखिए, ये अपन देखते हैं कि जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है और जो ग्रेविटी वाला जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका बड़े पैमाने पे अपन देखते हैं एक पिघलाव भी हुआ है और पुनर्गठन भी हुआ। पिघलाव क्यों हुआ है तो वो सीधी सी बात है, टेम्परेचर की वजह से हुआ, जो इससे पहले अपन ने कैलकुलेशन की उस वजह से। तो
पहली बात तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसके पिघला तथा पुनर्गठन से पृथ्वी में 3 प्रकार के प्रमुख रूप से भाग बने या 3 प्रकार से प्रमुख रूप से मंडल बने हैं। अब जो ये 3 मंडल है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पिघला तथा पुनर्गठन के बाद बने हैं, उसमें पहला जो आता है वो क्रस्ट आता है, दूसरा मैंटल आता है, तीसरा आता है क्रोड आता है, जिसको बुक्रोड या कोर भी बोलते हैं। ये जो 3 भाग बने हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो उसके पिघला तथा उसका जो पुनर्गठन हुआ है उस वजह से ये 3 भाग बने हैं। पहला क्या बना है? क्रस्ट या जिसको बुक्रस्ट भी बोलते हैं, मेंटल, और तीसरा होता है क्रोड या जिसको कोर भी बोलते हैं, बुक्रोड। अब देखिए जो फर्स्ट जो भाग है ये वाला क्रस्ट वाला, उसमें प्रमुख रूप से जो सेल पाई जाती है, इस वाले जो भाग में पृथ्वी का ये जो भाग है इसमें जो सेलें पाई जाती है वो 3 प्रकार की प्रमुख रूप से सेलें पाई जाती है। पहली पाई जाती है सबसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट। ये 3 प्रकार की जो सेल या जो रॉक्स है वो क्रस्ट वाला जो भाग है पृथ्वी का उसके अंदर पाई जाती है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट। अब देखिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसमें यूरेनियम पड़ा है, थोरियम पड़ा है और जो पोटेशियम पड़ा है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो तीनों तत्व हैं, एलिमेंट्स है, ये तीनों जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ये तीनों के जो तीनों हैं वो इन प्रकार की जो ग्रेनाइट की सेलें हैं उसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ग्रेनाइट में, बेसाल्ट में और पेरिडोटाइट में। इन तीनों में से भी अगर कंपेयर किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा ये जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, मेटल है, वो ग्रेनाइट सेलों में ज़्यादा होता है। तीनों में ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट की अगर बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा ये जो यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम पाया जाता है रेडियो एक्टिव, वो कहाँ पाया जाता है? ग्रेनाइट। अब ऑब्वियसली जो ग्रेनाइट सेलें हैं वो पृथ्वी के क्रस्ट वाले भाग में ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए तो इस भाग में क्या है, तापमान भी क्या रहता है, ज़्यादा पाया जाता है। ग्रेनाइट सेलों में ये पदार्थ सबसे अधिक होता है। इस तरह स्पष्ट है कि अब यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की जाएगी। जैसे एक तो भाग होता है महाद्वीपीय भाग, एक होता है महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल पार्ट्स, दूसरा होता है जो ओशियन पार्ट्स होता है उसमें। अब जो महाद्वीपीय भाग और जो महासागरीय भाग है उसमें क्या डिफरेंस होता है? महाद्वीपीय भाग होगा तो ऑब्वियसली इस प्रकार की जो सेल है जो ग्रेनाइट वाली वो अधिक पाई जाएगी। जहाँ पे ग्रेनाइट वाली अगर सेलें अधिक है वहाँ पे तो फिर भी इसका जो जनन है ऊष्मा का वो थोड़ा कम हो, क्योंकि वो उसको उसकी वजह से ज़्यादा कम होता है ग्रेनाइट की वजह से। लेकिन अपन कहते हैं महासागरीय भाग है वहाँ पे तो ग्रेनाइट जैसी कुछ सेलें पाई ही नहीं जाती है,
इसीलिए अपन कहते हैं कि जो महासागरीय भाग है वहाँ से ऊष्मा का जो जनन होता है वो बहुत तेज गति से होता है। किसके मुकाबले में? महाद्वीपीय भागों के मुकाबले में। और महाद्वीपीय भागों में कम होता है, महासागरीय भागों में अधिक होता है। तो उसके पीछे की वजह से क्या रहती है? जो ग्रेनाइट जो शैल है उसकी वजह से। और क्योंकि महासागरीय क्रस्ट में ग्रेनाइट शैलें नहीं होती तो महासागरीय भागों में और भी तेज रफ्तार से किसकी ऊष्मा है वो जनन होता है, और महाद्वीपीय भागों में कम होता है। किस वजह से? ग्रेनाइट शैलों की प्रधानता के कारण। अब बात ये जो आती है कि ऊष्मा का जो जनन है वो तो ग्रेविटी जो गुरुत्वीय फोर्स होता है उस वजह से, और जो रेडियो एक्टिव तत्व उस वजह से हो गया। अब जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है उसमें ऊष्मा है उसका जो प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो किन किन विधियों के माध्यम से होता है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो भी एनर्जी है ऊष्मा जो निकलती है वो अंतरिक्ष की ओर उससे उसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, वो बाहर की ओर निकलती है, आंतरिक भाग से अंतरिक्ष की ओर जाती है। अब ये जो प्रोसेस है पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा के अंतरिक्ष की ओर जाने का, वो 3 मेथड से होता है। कितने टाइप से होगा? यानी इसका जो फ्लो होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो 3 तरीक़ों से होता है। कितने तरीक़ों से? अब वो 3 विधि कौन कौन सी है जिसके तहत पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का क्या होता है? प्रवाह होता है, उसको अभी अपन देखेंगे। पहली आती है संचालन विधि, कंडक्शन मेथड। दूसरी आती है रेडिएशन मेथड। थर्ड आती है श्रवण विधि या कन्वेंशन मेथड। ये जो तीनों विधि है, संचालन, विकिरण और श्रवण विधि, कंडक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड और कन्वेंशन मेथड। अब ये पहले तो ये समझना है कि ये प्रोसेस जो है ऊष्मा के जो प्रवाह की है वो किस तरह से काम करती है, उसकी जो प्रोसेस है वर्किंग की वो किस प्रकार की है। तो एक अगर संचालन विधि की अगर बात की जाएगी, ये विधि क्या होती है एक्चुअली में, जो 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स है मान लिया कि अधिक गर्म है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो शीतल है, अब क्या होगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट से, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट्स है, यह जो पिंड है वो गर्म है,
यानी जब संचालन की क्रिया होती है तो दो ऑब्जेक्ट्स और दोनों का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो डिफरेंस होना चाहिए। अगर सेम टेम्परेचर का है तो फिर अपन कहते हैं कि जो ऊष्मा है उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, अगर अंतर है दोनों टेम्परेचर में। इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि अधिक गर्म है और ये कम है, तो इधर से जो ऊष्मा है वो इस ऑब्जेक्ट की ओर जाएगी। और ये कैसे होगा? आपसी संपर्क से होगा। यानी दोनों ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली क्या होना चाहिए? संपर्क में होनी चाहिए। जब डायरेक्टली संपर्क में होगा तो जो ऊष्मा का संचालन होगा वो संचालन विधि से होता है। और दूसरी इसकी विशेषता होगी, इस प्रकार का जो मेथड होता है वो सॉलिड जो मटेरियल होता है उसमें ज़्यादा होगा, ठोस पदार्थों के अंदर। ये ठोस एलिमेंट्स होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा। इस प्रकार का जो ये सिस्टम होता है, जो संचालन विधि है या जो कंडक्शन मेथड है, वो सबसे ज़्यादा जो सॉलिड एलिमेंट्स है उसके अंदर काम करता है। दूसरी बात है कि ये डायरेक्टली अगर कांटेक्ट में होगा, मतलब सीधा, तभी ये हो सकता है। अगर डिस्टेंस है तब ये संभव नहीं हो पाता है। यानी उसके कांटेक्ट में होना चाहिए, सीधे ही स्पर्श होना चाहिए, डायरेक्टली। अब देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये संचालन विधि वो किस तरह से काम करती है, अगर उसको ये देखा जाए। क्योंकि जो सेल होती है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग तो सीधी सी बात है रॉक से बना हुआ है, तो सेलों की एक विशेषता होती है कि वो जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, उसका अच्छी सुचालक नहीं होती है। यानी कहने का मतलब जो सेल है उससे होकर जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो आराम से सुविधाजनक दृष्टि से नहीं होता है, उसके अंदर रुकावटें आती है, प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपन देखते हैं कि जो सेल है वो ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होती है। अगर उस थ्योरी से देखा जाएगा कि जो सेल होती है वो ऊष्मा का अच्छी चालक नहीं होती है, तो एक एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं, मान लिया कि कोई 10 मीटर मोटी सेल की परत है, 10 मीटर मोटी किसकी परत है? सेल की है। तो उससे अगर ऊष्मा को बाहर आना है, मान लिया कि ये दस मीटर मोटी परत है और इससे ऊष्मा को यहाँ से बाहर निकलना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 10 मीटर का दायरा क्रॉस करने में उसको 3 साल का समय लग जाएगा। कितने साल का? सिर्फ 10 मीटर की जो परत है उससे एनर्जी अगर बाहर निकलनी है संचालन विधि से, तो उसमें 3 साल का समय लग जाएगा। और इसी आधार पर अगर कैलकुलेशन किया जाएगा तो ये अनुमान लगाया जाएगा कि जो 400 किलोमीटर का दायरा है उससे तो आज तक ऊष्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं पहुंच पाई होती। अगर इतना टाइम लगता है कि 10 मीटर मोटी परत है, उससे अगर 3 साल का समय लगता है, तो 400 किलोमीटर का अगर दायरा माना जाए तो उसमें तो कितना आज तक जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा है वो ऊपर नहीं पहुंचनी चाहिए, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से इससे भी ये संभव नहीं हो पाता है। दूसरी जो विधि आती है रेडिएशन मेथड है, विकिरण विधि है। तो ये अपन देखते हैं कि एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिकांश जो पदार्थ है या खनिज है वो अपारदर्शी होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट। इसलिए अपन देखते हैं विकिरण जो विधि है, रेडिएशन मेथड है, उससे तो जो एनर्जी जो जनरेट होती है, जो स्थानांतरण होता है, उसकी संभावना बहुत ही कम है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो स्वयं क्या अपारदर्शी है। इसलिए इस विधि के द्वारा तो कोई ज़्यादा जो ऊर्जा है उसका जो प्रवाह है वो नहीं हो पाता है। फिर तीसरी जो विधि आती है संवहनीय विधि आती है। ये क्या होता है कि सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में अगर पढ़ा जाएगा तो वो इस रूप में पढ़ा जाएगा कि ये अधिकांश लिक्विड तथा गैस के अंदर ही काम करती है। अब पृथ्वी का तो आंतरिक भाग तो सॉलिड ही है, तो इसकी तो अपन देखते हैं कि संभावना भी बहुत कम लगती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसको ठोस रूप से देखते हुए जो
कन्वेक्शन का जो मेथड है उसके तहत ऊष्मा का जो फ्लो होता है उसकी संभावना बहुत कम है। फिर भी अपन देखते हैं कि जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है और जो वर्तमान में अपन देखते सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल प्रसरण का जो सिद्धांत है ये जो थ्योरी है सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसने ये उसके द्वारा ये मान्यता है कि ठोस पदार्थों के अंदर भी या ठोस भाग के अंदर भी कन्वेंशन के जो मेथड है उसके तहत जो ऊष्मा है उसका प्रसारण जो प्रसरण है या फ्लो है वो होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं तो मध्य महासागरीय जो कटक है, मिड ओशियन जो रीड्स है, मध्य महासागरीय कटक, ये अब मध्य महासागरीय जो कटक है ये जैसे अटलांटिक महासागर की अगर बात करें तो ये जो किनारा है ये दोनों किनारों की ओर, यहाँ से मान लिया कि मेघ जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उससे क्या होता है, जो मैग्मा निकलता है या जो लावा निकलता है वो निकलने के बाद इस दोनों किनारों के क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा दोनों तरफ। जैसे यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो वो इधर भी जमेगा और इधर भी उसका जमाव होता जाएगा। अब क्या है कि ये जो मध्य महासागरीय कटक है उसके सारे जो मैग्मा का उद्गार होता है वो दोनों भागों की ओर क्या होता जाता है, जमा होता जाता है। तो नए स्थल का निर्माण, अब सीधी सी ऑब्वियसली है कि यहाँ से जो लावा या मैग्मा निकलेगा वो इधर जमा होता जाएगा तो उससे नए स्थल का निर्माण होता है। स्थलीय भाग है उसका क्या होता जाता है, नए स्थल का निर्माण होता है, एक प्रकार का रचनात्मक कार्य है वो होता जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो पदार्थों का श्रवणीय परिवहन है वो भी होता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो लगातार प्रोसेस में चलती रहती है। जैसे अब ज्वालामुखी या मैग्मा से जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा उससे जो मैग्मा या लावा निकलेगा वो दोनों किनारों के जमता जाएगा तो उससे नए स्थल का निर्माण होगा और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर कौन सी विधि का योगदान रहेगा, जो कन्वेंशन मेथड है उसके तहत होती है। तो वर्तमान में अपन ये मान्यता है कि जो संवहनीय की क्रिया है वो भी कहाँ पे होती है, जो सॉलिड जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें ऊष्मा है वो पदार्थों के साथ सतह तक पहुंचती है। अब जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा थी वो मैग्मा या लावा के माध्यम से कहाँ तक पहुंच गई, ऊपर की ओर पहुंच गई। तो इस विधि के तहत भी अपन ये कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है उसका क्या होता है, प्रचारण होता है या प्रसरण होता है। अब अपन ये जो आज का जो क्लास है उसके अंतिम पड़ाव पे पहुँचे तो सिर्फ 2 बिंदु अपन के ये रहे हैं। अब ये जो पृथ्वी पर जो ऊष्मा है उसके जो स्रोत है वो कौन कौन से है। अब पृथ्वी पर जो ऊष्मा के स्रोत है वो तो 2 ही है, एक तो पृथ्वी का आंतरिक भाग और एक सूर्य। ये 2 स्रोत है जिसके तहत पृथ्वी के ऊपर जो ऊष्मा है वो उसकी उत्पत्ति है वो होती है। अब देखिए जो सूर्य से जो ऊष्मा अपन को मिलती है, जो हीट मिलती है, उसके द्वारा वायुमंडल तथा जो जल मंडल है उसका संचालन होता है। यानी जो एटमॉस्फेयर जो हाइड्रोस्फीयर है
इन दोनों का जो संचालन होता है, तो सूर्य से जो ऊष्मा आती है उसके तहत वायुमंडल और जलमंडल का संचालन होता है, और इसके द्वारा जो अनाच्छादन, जो डेड्यूनेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। जैसे अपन देखते हैं अपक्षय, अपर्दन, ये जो क्रिया घटित होती है, अनाच्छादन की जो प्रोसेस है वो भी इस सूर्य की वजह से होती है। वायुमंडल और जलमंडल का जो संचालन, उसके अंदर उसका संचालन भी सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा उससे होती है, और जो अपक्षय अपर्दन है वो भी इसके द्वारा होती है। जो अनाच्छादन की जो प्रक्रम है उसकी भी उत्पत्ति होती है। अब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से जो एनर्जी आती है उससे पृथ्वी के ऊपर रचनात्मक कार्य ज़्यादा होते हैं। अब जो ये रचनात्मक कार्य है वो पर्वत है, पठार है, ये जो पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप, ऐसी जो घटनाएं हैं जो घटित होती है, या पर्वत पठार का भी निर्माण होता है, तो वो जो होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो एनर्जी आती है, और वो सडनली हो सकता है। ये ऐसा प्रक्रम होता है जो सडनली होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये दोनों प्रकार की जो एनर्जी है उससे दो अलग अलग प्रकार के जो काम काज है वो पृथ्वी के ऊपर है वो होते हैं। तो एक से जलमंडल, वायुमंडल का संचालन होता है, अनाच्छादन की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। दूसरा है उससे पर्वत, पठार, ज्वालामुखी और भूकंप जैसी जो घटनाएं हैं वो घटित होती है। तो आज की जो अपनी ये क्लास है उसको अपन ये भी ख़त्म करते हैं, और आप सभी का जो केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास चल रही है उसके अंदर आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बारे में अपनी जो समाधान है उसका सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।